नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं। हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये स्टॉक फिलहाल में काफ़ी गिर गया था, तो हम उसके बारे में जो अलग अलग रीजंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल में ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड का जो बिजनेस है वो कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड है और इसमें वो ट्रक्स और बसेस बनाते हैं। तो अशोक लेलैंड ये जो कंपनी है वो हिंदुजा ग्रुप का एक पार्ट है और ये कंपनी 1950 में चालू हुई थी, जिसमें अशोक मोटर्स और जो यूके की लेलैंड कंपनी है, इन्होंने दोनों ने मिला के ये कंपनी चालू की थी। और उसके बाद में 1987 में ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप ने एक्वायर कर ली थी। तो 2005 में ये कंपनी में विनोद दसारी इन्होंने ज्वाइन किया था और उनके अंडर ये कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई थी। उनके प्रॉफिट्स और उनके मार्जिन्स और उनका जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी बढ़ गया था। और ये कंपनी के फिलहाल में एमडी और सीईओ थे। बट अभी 2018 में उन्होंने अशोक लेलैंड से रेजिग्नेशन ले लिया था और उसके बाद में उन्होंने आइचर मोटर्स को ज्वाइन किया था। तो ये न्यूज़ के कारण स्टॉक में काफ़ी निगेटिव उसका इम्पैक्ट हुआ था और स्टॉक भी काफ़ी गिर गया था। अशोक लेलैंड का जो बिजनेस रेवेन्यूज है वो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी एमएचसीवी और एलसीवी यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ये सेगमेंट से आते हैं और उनके थोड़े रेवेन्यूज डिफेंस सेक्टर से भी आते हैं। और इसके अलावा उनके जो रेवेन्यूज है वो स्पेयर पार्ट और उनके पावर बिजनेस से भी आते हैं। बट मोस्टली उनके जो रेवेन्यूज है वो एमएचसीवी ये सेक्टर से ही आते हैं और अभी हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एमएचसीवी ये जो सेगमेंट है उसमें उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। मेजरली उनके ट्रक सेगमेंट से रेवेन्यूज आते हैं और थोड़े बसेस सेगमेंट से भी आते हैं। तो आप जैसे देखोगे तो 2019 में उन्होंने ऑलमोस्ट 1,30,000 के यूनिट्स ये सेगमेंट में सेल किए थे और मार्केट यानी पूरे इंडस्ट्री में ये सेगमेंट में ऑलमोस्ट 3,90,000 के यूनिट सेल हुए थे। तो आप देखोगे तो अशोक लेलैंड का ऑलमोस्ट 34% का मार्केट शेयर ये एमएचसीवी सेगमेंट में है और लास्ट ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर से ये उनका मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है। 2019 में अशोक लेलैंड ने एमएचसीवी सेगमेंट में ऑलमोस्ट 13% की ग्रोथ दिखाई थी और कंपेरेटिवली जो इंडस्ट्री है एमएचसीवी वो 14.6% से ग्रो हुई थी। और आप देखोगे तो 2016 में ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी और अशोक लेलैंड में ये समय ऑलमोस्ट 48% की ग्रोथ दिखाई थी। तो इसके बारे में जो रीजंस है वो हम थोड़ी देर के बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उनका जो एमएचसीवी का सेगमेंट है उसमें जो सेकेंड उनका प्रोडक्ट है वो बसेस का है, जिसमें वो अलग अलग टाइप्स के बसेस प्रोड्यूस करते हैं और इनका जो मेजर क्लाइंट है वो गवर्नमेंट ये बसेस उनसे बाय करते हैं। तो इसमें उनका मार्केट शेयर अभी फिलहाल 39% का है। बट ये जो उनका मार्केट शेयर है वो लास्ट 4 या 5 सालों से काफ़ी गिर गया है और उनके जो टोटल यूनिट्स है जो उन्होंने सेल किए हैं वो काफ़ी गिर गए हैं। तो ये जो उनका जो सेगमेंट है, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और बाद में गवर्नमेंट परचेज करके ये जो बसेस है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करती है। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के क्या बजट्स के अलोकेशंस ट्रांसपोर्ट ये सेक्टर्स के लिए है और उसके अकॉर्डिंगली ये सेक्टर है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। बट फिलहाल अशोक लेलैंड ने थोड़ा एक्सपोर्ट्स पे भी उनका फोकस किया है बसेस के रिगार्डिंग और 2018 में उन्होंने ऑलमोस्ट 33% का ग्रोथ ये सेगमेंट में दिखाया था। तो अभी हम उनका जो थर्ड सेगमेंट है एलसीवी यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अशोक लेलैंड ने ये सेगमेंट में 2013 में उन्होंने चालू किया था और बॉस करके उनका जो ट्रक है या व्हीकल है वो उन्होंने लॉन्च किया था, जिसको मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल ये सेगमेंट से अशोक लेलैंड को बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे हैं और अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर भी ये सेगमेंट में इतना ज़्यादा नहीं है। बट 2019 में ये इंडस्ट्री जो है एलसीवी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 20% से वो इंडस्ट्री ग्रो हुई थी और अशोक लेलैंड ऑलमोस्ट 26% ये इंडस्ट्री में ग्रो हुआ था। तो आप देखोगे कि ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है और आगे जाके भी ये शायद अच्छे से ग्रो हो सकती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट थोड़ा ये सेगमेंट में अभी फिलहाल में फोकस कर रही है। इसके अलावा अशोक लेलैंड के थोड़े बिजनेस रेवेन्यूज डिफेंस सेक्टर से भी आते हैं, जिसमें वो इंडियन आर्मी के लिए जो लॉजिस्टिक के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए वो अलग अलग व्हीकल्स लगते हैं वो प्रोवाइड करते हैं।
और 2018 में अशोक लेलैंड ने जो कम्प्लीटली बिल्टअप यूनिट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 921 सेल किए थे। और इसके अलावा उन्होंने जो व्हीकल किट्स लगती है वो ऑलमोस्ट 3570 उन्होंने सेल की थी। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में ये जो कमर्शियल सेक्टर या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो ये कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है वो इंडियन जीडीपी ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी डिपेंड करता है, और जितने ज़्यादा फास्ट इंडियन जीडीपी ग्रो होगा उतना ये सेगमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। और इसके अलावा ये सेगमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से भी डायरेक्ट ये सेगमेंट कनेक्टेड है, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे से इंडिया में रोड्स बनेंगे उतना ही ये सेगमेंट में आगे जाके ग्रोथ हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और जो लास्ट 5 सालों में मोदी गवर्नमेंट के अंडर काफ़ी अच्छे से रोड बने हैं, इसीलिए ये सेगमेंट में भी काफ़ी रिवाइवल आ चुका है। और इसके अलावा जो माइनिंग सेगमेंट है इसके रिगार्डिंग भी ये सेगमेंट के थोड़े रेवेन्यूज डिपेंड करते हैं। तो टिपर करके एक जो व्हीकल है वो जो व्हीकल है वो माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेगमेंट में काफ़ी उसका यूज़ होता है। और टोटल एमएचसीवी ये सेगमेंट जो है उसके 20% जो वॉल्यूम्स है वो टिपर ये सेगमेंट से ही आते हैं। तो आप देखोगे तो 2012 टू 2014 ये ऑलमोस्ट 3 इयर्स में ये जो पूरा एमएचसीवी ये सेगमेंट है वो डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद में वो जो सेगमेंट है वो पूरा उसने रिवाइवल किया और बाद में उन्होंने काफ़ी ये सेगमेंट में ग्रोथ कर दी। और 2016 में ये जो सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हुई थी। तो ये जो ग्रोथ है उसके काफ़ी अलग अलग रीजंस है, और उसमें से एक जो है वो जीडीपी की वो समय काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गई थी, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेगमेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था। और आप देखोगे तो 2016 में अशोक लेलैंड ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई थी जो 48% की है। और उसके बाद में आप देखोगे तो ये पूरा सेक्टर अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला गया है, और कंसोलिडेशन फिलहाल ये सेगमेंट में चालू है। तो उसके जो रीजंस है उसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसका जो पहला रीज़न है उसमें आपको जैसे कि पता होगा कि 2018 में जुलाई में गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स निकाले थे रिगार्डिंग कैपेसिटी जो ट्रक की होती है। तो उन्होंने मेंशन किया था कि जो एग्जिस्टिंग ट्रक है वो एक्स्ट्रा 20% लोड कैरी कर सकते हैं। यानी सपोज आप अभी एक ट्रक में 1 टन का जो लोड है वो कैरी कर रहे थे, तो आप वो लोड बढ़ा के सेम ट्रक में 1.2 टन इतना कैरी कर सकते हैं। यानी आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल जो ट्रक की डिमांड होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, और इसीलिए स्टॉक काफ़ी गिर गया था, और सेक्टर में भी थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट इसका हुआ था। और जो सेकेंड रीज़न है वो एनबीएफसी का क्राइसिस है। आपको जैसे कि पता होगा कि आईएलएफएस का प्रॉब्लम हो गया था, और उसके बाद में एनबीएफसी में काफ़ी करेक्शन हो गया था, और पूरे सेक्टर में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था। तो ये जो ऑटोमोबाइल का जो ये सेगमेंट है या कमर्शियल व्हीकल का स्पेसिफिकली जो सेगमेंट है वो पूरा फाइनेंस में चलता है, क्योंकि कोई ये जो ट्रक या जो अलग अलग व्हीकल्स उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मोस्ट ऑफ द जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इनको फाइनेंस यानी लोन पे इसको खरीदते हैं। तो एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉब्लम होने के कारण ये ऑटोमोबाइल यानी कमर्शियल व्हीकल्स के सेक्टर में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो गया है, और फिलहाल ये पूरा सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अप्रैल 2020 में BS6 के अलग अलग नॉर्म्स आने वाले हैं पोल्यूशन के रिगार्डिंग, थोड़ा पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। तो ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो टोटल व्हीकल की कॉस्ट होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, इसीलिए जो कस्टमर्स या जो ऑपरेटर्स है वो पुराने जो BS4 के जो ट्रक्स है वो लेना प्रीफर करेंगे क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम है। तो इसीलिए जून 2020 के पहले हमें फिर से ये सेगमेंट में यानी कमर्शियल व्हीकल ये सेगमेंट में थोड़ा रिवाइवल हम देख सकते हैं, और उसकी जो डिमांड है वो फिर से थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए कंपनी के अलग अलग प्लांट्स है, जैसे कि अलवर में है, पन्नगर में है, और हाउसुर और अलग अलग जगह पे उनके ट्रक मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, जिसमें उनकी टोटल जो MHCV की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 1.8 लाख इतना वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पूरे साल में। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डी बॉटलनेक करके और थोड़ी ये कैपेसिटी जो है वो अकॉर्डिंगली जैसा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंगली ये कैपेसिटी और ज़्यादा वो इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम अशोक लेलैंड के थोड़े वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी ईबिटा मार्जिन फिलहाल 11% के आसपास है, और कंपनी ने उनकी ईबिटा और ईबिटा मार्जिन लास्ट 5 या 6 सालों में काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। और इसके अलावा आप देखोगे तो उनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो फिलहाल में थोड़े बढ़ गए थे, क्योंकि स्टील के प्राइजेस फिलहाल काफ़ी बढ़ गए थे, इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो थोड़े कम हो गए थे। इसके अलावा कंपनी ने अपनी जो डेट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रिड्यूस की है,
और रीपे करके अभी आप देखोगे तो उनकी ईबिटा, उनके जो नेट डेट टू इक्विटी ये जो रेशो होता है वो अभी निगेटिव है, यानी कंपनी कैश पॉजिटिव हो गई है। और आप यही कंपेयर करोगे तो 7-8 साल पहले ये कंपनी के पास काफ़ी डेट थी। तो इससे यह दिखता है कि कंपनी डेट रीस्ट्रक्चर करने में या डेट रीपे करने में उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और इससे हमें कंपनी की एफिशिएंसी दिखती है। और ये डेट रीस्ट्रक्चर या डेट रीपेमेंट करने से उनका जो नेट, जो उनका इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है, और इसलिए उनके इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस कम हो गए, जो ओवरऑल बिजनेस को थोड़ा उसने एडवांटेज या उन्होंने सपोर्ट किया है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि उनका मार्केट कैप फिलहाल ऑलमोस्ट 26,500 करोड़ के आसपास अशोक लेलैंड का पूरा बिजनेस अवेलेबल है, और अभी ये जो उनका स्टॉक है वो फिलहाल 15 के पी के आसपास अवेलेबल है या ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है फिलहाल भी ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो पूरा इंडस्ट्री है कमर्शियल व्हीकल का इंडस्ट्री, वो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें जो उनका ग्रोथ है वो जीडीपी और इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट या माइनिंग सेगमेंट में भी काफ़ी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये पूरा जो सेगमेंट है या सेक्टर है वो थोड़ा कैश इंटेंसिव है, यानी ये सेगमेंट में काफ़ी कैश की ज़रूरत होती है, और जो फाइनली फ्री कैश फ्लोज होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल में ये स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, या मैंने ये पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है, और आगे जाके भी मुझे नहीं लगता ये स्टॉक मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियो मिल सकते हैं। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।